टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। समर्पण जीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और आप लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडिंग एंशिएंट इंडिया। और प्राचीन भारत में आज का जो सेक्शन है वो हमें अतीत की गौरव गाथा सुनाता है। अतीत की गौरव गाथा की कहानी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले, कहीं कहीं 4500 कर लीजिए, लेकिन लगभग 5000 साल पहले एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता प्राप्त होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए क्या याद रखना? पहली बात याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में जिस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो वी आर स्टडिंग एंशिएंट इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहला पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है वह याद ये रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, in the northern western part of Indian subcontinent, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। पश्चिमोत्तर भाग में पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है। पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होता है। in the Indian subcontinent, in the western northern part, a mature urban civilization was found. It is popularly known as Indus Valley civilization, जिसे प्रसिद्धि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यही क्षेत्र है, दिख ही रहा आपको, त्रिभुजाकार क्षेत्र में है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ याद रखें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मीन्स व्हाट? भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब है? भारत और इसके आसपास के पड़ोसी देश। चूंकि आप लोग को पता है इधर किरथर पर्वत, जैग्रोस पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, किरथर पर्वत है, फिर इधर हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो ये क्या होता है कि भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो उत्तर से आने वाली साइबेरियन हवाओं से, ठंडी हवाओं से बच जाते हैं। और ऐसे में एशिया महाद्वीप में ही यहाँ जो एशिया महाद्वीप के अनुसार जो जलवायु होनी चाहिए वो जलवायु यहाँ नहीं पाई जाती है। चूंकि ये एशिया का ही भाग है लेकिन अपने आप में एक महाद्वीप के तरह है, लेकिन ये महाद्वीप नहीं है, ये एक महाद्वीप का भाग है, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा गया। इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। Since it is a part of Asian continent and largely it is separate, it has separate climate conditions and separate regions, so it is called subcontinent. इसको सबकॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो महाद्वीप का भाग है इसीलिए। और चूंकि महाद्वीप के समान स्थिति है, अलग जलवायु, अलग क्षेत्र, तो इस कारण से। चलिए, तो एक पॉइंट याद रखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? भारत और इसके पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब पड़ोसी, श्रीलंका, ये सब जो देश हैं ये इसके भाग हैं। आपको याद क्या रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप बेसिकली भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में, इन इंडिया एंड पाकिस्तान रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त होती है। अब याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस क्षेत्र में है? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में। ये क्लियर? पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता। अब इस सभ्यता की कुछ विशेषताओं पर पहले मैं ध्यान आकर्षित करता हूं कि ये सभ्यता की कुछ विशेषता हम लोगों को पता चली, जिससे इस सभ्यता के बारे में पता चला है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर थे वो प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। शहर में सड़कों का जाल बिछा होता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और प्लान्ड टाउनशिप जो है, ये प्लान टाउनशिप नगर नियोजन इसकी सर्व प्रमुख विशेषता है, सब प्रमुख विशेषता है। इसके बाद याद रखिएगा कि लगभग सभी स्थल से
स्नानागार प्राप्त होते हैं, सभी स्थल से मोहनजोदड़ो स्नानागार प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा जो स्नानागार है देख रहे हैं, ये उत्तर दक्षिण की दिशा में है, ये स्विमिंग पूल टाइप का है, बाथ प्लेस भी बोलते हैं इसको। और हर बाथ प्लेस के बगल में एक स्थल है जिसको सभा स्थल भी कहते हैं, कुछ लोग पुरोहितों का आवास कहते हैं, कुछ लोग उसको विश्वविद्यालय कहते हैं, तो अलग अलग। पहली बात मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, प्लान टाउनशिप, प्लानिंग के तहत शहर बसाया गया। दूसरी बात मैंने बताया कि हर जगह से स्नानागार मिलते हैं, और सबसे बड़ा स्नानागार इन ईच प्लेस, बाथ प्लेस वे फाउंड इन ईच प्लेस ऑफ ईच साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल से बाथ प्लेस स्नानागार मिलते हैं। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का है, तो ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। इसके बाद पाशुपति शिव का साक्ष्य मिलता है, पाशुपति शिव का साक्ष्य मिलता है, मतलब एक मूर्ति मिली है। देखिएगा एक मुहर मिला है जिसमें बीच में एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति है, लाइक मॉन्क। और इसके एक साइड में देखिए गेंडा और भैंसा, भैंसा और गेंडा है, एक साइड में बाघ और हाथी है, और नीचे में दो हिरन, एक हिरन इधर एक इधर हिरन, दो हिरन है, तो दो हिरन है, चारों ओर पशु से घिरा हुआ है। इसको पशुपति कहा गया है कि अराउंड दिस पर्सन एनिमल्स वेयर फाउंड, सो इट वाज कॉल्ड पाशुपत, इसको पाशुपत कहा गया। इसी को सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव की भी संज्ञा दी है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से मुहरें प्राप्त होती है, मुहर, मुहर प्राप्त होता है। मुहर पर, मुहर दो तरह का होता है, एक तो मुहर देखिएगा जिसमें केवल चित्र मिलता है, दूसरा मुहर में कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है। हालांकि मुहरें, मुहर जो होता था ना, लोग मुहर का प्रयोग व्यापारी लोग करते हैं अपने वस्तुओं की पहचान के लिए, तो मुहरें इस सभ्यता में मिलती है। सील्स वेयर फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का एक जो सबसे प्रमुख पशु जो था वो एक श्रृंगी पशु था, यूनिकॉर्न था, एक सिंग वाला पशु था। ये इसको पवित्र पशु के अंतर्गत माना जाता है कि बैल और एक श्रृंगी पशु को पवित्र पशु के रूप में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से दाढ़ी वाले साधु एक पृष्ठ का जो है मूर्ति मिला है, एक पृष्ठ का मूर्ति मिला है। ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद आप देखेंगे कि लोथल से डॉकयार्ड मिला है, गोदीबारा मिला लोथल से। ये देखिए वर्षा के सीजन में ये पानी भर जाता था, और जनरली ऐसे नहीं तो सूखा रहता था, सूखा रहता था। अच्छा, डॉकयार्ड क्यों मिला है इस पे भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है कि बंदरगाह स्थल ये भी बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेश व्यापार काफ़ी विकसित होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो आज से लगभग 5000 साल पहले, 5000 साल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब अभी हम लोग 2000 ईस्वी में हैं, और लगभग 3000 साल पहले इसके लक्षण दिखने लगे थे। तो इसीलिए आज से 5000 साल पहले शहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और इस शहरी लक्षण वाली सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। कम टू द स्टार्टिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में याद रखिएगा, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र और कालक्रम। तो पहली बात तो यह कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ प्राप्त होती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्राप्त होती है। क्लियर? इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता किस क्षेत्र में पाया गया? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की काल अवधि क्या है? 2350 से 1750। ये याद रखिएगा, कार्बन 14 पद्धति में 2350 से 1750 है। 2350 से 1750 कार्बन 14 पद्धति में है। अदरवाइज याद रखिएगा, कार्बन 14 पद्धति में 2350 से 1750 है। नहीं तो सर्वमान्य विचारधारा ज्यादातर लोग मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ऐसे जनरली ये वाला देता है 2500 1750 ईसा पूर्व में एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता पाई गई। इसी का कार्बन 14 पद्धति से किया गया तो 2350 से 1750 है। क्लियर?
इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को लेकर विवाद है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। पहली बात तो यह याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, शुरू के जो इसके स्थल थे ना, वो सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि सिंधु नदी से दूर दूर, जैसे ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्र में, सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले हड़प्पा स्थल मिलता है, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो मिलता है सिंधु नदी किनारे, तो चान्होदरो मिलता है सिंधु नदी किनारे। तो ये सब कुछ स्थल हैं जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, जैसा रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है, उसके आसपास मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया सूतका गेंडोर सिंधु से बहुत दूर है, भगतराव सिंधु से बहुत दूर है, दैमाबाद सिंधु से बहुत दूर है, कालीबंगा सिंधु से बहुत दूर है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस मिलते हैं जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी से दूर दूर है। इसीलिए सर जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता का नाम, सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई थी। सर जॉन मार्शल इसके ये थे गाइड थे, मार्गदर्शक थे। तो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इनिशियली नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन, बट लेटर ऑन बाद में प्लेसेस वेयर फाउंड फार फ्रॉम द इंडस रिवर एंड इट्स सब्सिडियरी रिवर्स, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी से दूर स्थल पाए गए। एंड सो जो फर्स्ट प्लेस प्रारूप स्थल इसका था, यानी फर्स्ट प्लेस वेयर एक्सकावेशन वाज डन, पहला स्थल जहां खुदाई की गई थी सिंधु, वो हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखना अधिक उचित समा गया। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के जिस क्षेत्र में पाया गया उस क्षेत्र में पहले की भी कुछ संस्कृतियां पाई गई, जिसको प्री हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, जिसको पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो देयर वर मेनी कल्चर्स फाउंड इन द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वर प्रीवियसली डेवलप्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जिसका विकास हुआ था उसमें झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, सोथी संस्कृति। याद रखेंगे कि ये इतनी संस्कृतियां जो प्री हड़प्पन संस्कृति है। अब इसी में याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ओरिजिनेटेड थ्रू द, इसी में कुछ विद्वान मानते हैं कि मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कर दी। कुछ लोग बोलते हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है, और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि देसी प्रभाव में इस सभ्यता का विकास हुआ। इन्हें हर क्षेत्र में अपना विकास था, इट्स ऑन डेवलपमेंट। और इसी में माना जाता है कि पूर्व की हड़प्पा संस्कृति से, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से ही हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। इसमें सबसे पॉपुलरली क्वेश्चन आता है सोथी संस्कृति। राजस्थान क्षेत्र में एक संस्कृति पाएगा सोथी संस्कृति। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन है, झोब संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, सोथी संस्कृति। दीज आर प्री हड़प्पन कल्चर। अब इसमें याद रखिएगा सोथी संस्कृति के बारे में याद रखिएगा। तो पहला तो सोथी संस्कृति कब है, तो सोथी संस्कृति के बारे में याद रखिएगा, सोथी कल्चर के बारे में याद रखिएगा। सोथी संस्कृति किस क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में विकसित हुआ। राजस्थान क्षेत्र में सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष ने की। सोथी संस्कृति की खोज अमलानंद घोष ने की। और सोथी संस्कृति के बारे में, सोथी संस्कृति के बारे में डीपी अग्रवाल ने कहा था, डीपी अग्रवाल ने। तो याद रखिएगा, वी आर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। इसकी काल अवधि क्या है, तो जनरली 2500 से 1750 ईसा पूर्व, जो इसका टाइम पीरियड 2500 टू 1750 BC, 1750 ईसा पूर्व। और ऐसे अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से देखें, कार्बन 14 पद्धति से 2350 से 1750। फिर है
इसको सिंधु घाटी सभ्यता शुरू में कहा गया, बाद में बोला गया, सर जॉन मार्शल ने कहा इट्स मीनिंगफुल नेम विल बी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका जो सार्थक नाम होगा हड़प्पा सभ्यता होगा। और हड़प्पा सभ्यता के पहले बहुत सारी संस्कृतियां थी जिसको पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। झोप संस्कृति, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, सोती संस्कृति। इसमें याद रखिएगा सोती संस्कृति राजस्थान क्षेत्र में पाया गया, बाकी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में झोब, नाल, क्वेटा और कुल्ली संस्कृति का विकास हुआ। सोती कल्चर वाज फाउंड इन राजस्थान रीजन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। एंड डीपी अग्रवाल टोल्ड दैट द अर्बन फॉर्म ऑफ सोती कल्चर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सोती संस्कृति का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता है, ये डीपी अग्रवाल ने कहा था। सोती संस्कृति की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। सोती संस्कृति का नागरिक रूप सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा था? डीपी अग्रवाल ने कहा था। इतने पॉइंट्स आप लोग को याद रखने चाहिए, अगर कहीं कहीं भी जरूरत हो तो वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ कालक्रम है, टाइम पीरियड ऑफ डिस्कवरी, इसकी खोज से संबंधित कालक्रम है। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी दिया था 1826 में चार्ल्स मैसन ने। इन 1826 चार्ल्स मैसन टोल्ड अबाउट दिस सिविलाइजेशन। दूसरी बात, इस सभ्यता, इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1853-54 में 53-54 में जब पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई। व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन वाज डन इन 1853-54 टू लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। दे नीडेड ब्रिक्स, उनको ईंट की आवश्यकता थी, और देखा कि ये एक खंडर पड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का खंडर, इससे ईंट प्राप्त कर करके बना लिया। बहुत सारी चीजें उसी में खो गई, नहीं तो आज हो सकता है कि कुछ और भी जानकारियां हमें प्राप्त होती। तो 1853-54 में खुदाई करवाई गई, मतलब कि जो इसके ईंटों का प्रयोग किया गया रेलवे लाइन बनाने में। 1872 में कनिंघम महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा किया। कनिंघम महोदय से रिलेटेड एक दो पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, 1861 में 1861 में ASI की स्थापना की गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। और इसके हेड कौन बने थे? इनके हेड बने थे कनिंघम महोदय। कनिंघम महोदय इसके हेड थे। कनिंघम वाज द हेड ऑफ ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड कनिंघम महोदय थे। इन्होंने ही 1872 में दौरा किया था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का। अच्छा, 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में ASI के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड बने थे, ASI के हेड बने थे सर जॉन मार्शल। और याद रखेंगे सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर जॉन मार्शल 1921 में हड़प्पा स्थल की और 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई करवाई गई थी। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में करवाई गई थी, दयाराम साहनी ने करवाया था, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाया था। तो एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वाज डन इन 1921-22। तो सर जॉन मार्शल क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, हेड थे। और इसके बाद लेटेस्ट प्लेस में याद रखिएगा 1960-90 के दशक में ये धौलावीरा की खुदाई करवाई गई थी। और अभी हरियाणा में एक स्थल मिला है जिसका एक्सकावेशन किया गया, भिरडाना 2014 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। अभी कुछ और साइट्स भी मिले हैं, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। चलिए, तो खोज से संबंधित इतना कालक्रम। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बताया था, किसने बताया था? चार्ल्स मैसन। 1826 में, 1853-54 में रेलवे लाइन बनाते हुए, लाहौर के रेलवे लाइन बनाते हुए हड़प्पा के ईंटों का प्रयोग किया गया। 1872 में कनिंघम महोदय, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, इनके निर्देशन में इन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया। ही विजिटेड दिस रीजन। ही वाज द हेड ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे 1861 में, जिसकी स्थापना की गई थी, उसके प्रमुख थे। 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हुए सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921-22 में खुदाई करवाई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा की खुदाई 1921 में, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, धौलावीरा की खुदाई 1960-90 के बीच में, और 2014 में भिरडाना, हरियाणा का एक स्थल है भिरडाना, की खुदाई करवाई गई थी। एकदम एक एक पॉइंट को याद कीजिए, काहे कि इससे संबंधित हमें
मैं इस सेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब देखिए सभ्यता के विकास का चरण। अब सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं बन गया। सबसे पहले नवपाषाण चरण है, नियोलिथिक है। मेहरगढ़ में खेती की गई थी, मेहरगढ़ में खेती की गई थी। इसके बाद खेती ने मानव को अस्थाई जीवन दिया, अस्थाई रहने दिया, अस्थाई निवास दिया, और इस अस्थाई निवास के कारण गांव का विकास हुआ। गांव का विकास हुआ तो प्राक हड़प्पा सभ्यता, आमरी वगैरह में प्राक हड़प्पा सभ्यता प्राप्त होता है। प्राक हड़प्पा, इसी प्राक हड़प्पा में आप देखेंगे वो जो सोथी संस्कृति वगैरह है, प्राक हड़प्पा का पार्ट है सोथी संस्कृति। अब धीरे धीरे गांव जो है सो शहर में बदलने लगा, तो शहरी कुछ लक्षण आने लगे, तो शहरी लक्षण आने लगे, और इसी में पूरा शहर का विकास हो गया। तो जितने भी परिपक्व हड़प्पा के स्थल हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, इन सब में आद्य और परिपक्व दोनों लक्षण दिखते हैं। और उसके बाद एट लास्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, उसके शहरी चरण का पतन हुआ, शहर का अंत हुआ। और तब उत्तर हड़प्पा काल में, लेटर हड़प्पा काल में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृतियां पाई गई। कब्रिस्तान एच संस्कृति, झूपर झांगड़ संस्कृति, ये सब संस्कृति यहाँ प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं बना, पहले खेती आया। खेती में जब सरप्लस होने लगा, खा पी के बचने लगा, तो लोग क्या करने लगे, गैर कृषि कार्य करने लगे, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करने लगे। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस है जिसको कि आप लोग दिमाग में रखिएगा, यानी कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कृषि जो था ना, कृषि ने मानव को अस्थाई जीवन दिया। और जब कृषि में अधिशेष हुआ, खा पी के बचने लगा, जैसे 5 आदमी जितना उपजा रहे हैं उसे 10 आदमी खा ले रहा है, तो बाकी लोगों को बोला गया कि तुम लोग खेती मत करो, तुम लोग दूसरा काम करो, जैसे कि तुम लोग टोकरी बनाओ, टोकरी देना, बदले में अनाज हम देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, गैर कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। और जब गैर कृषि कार्य होने लगा, तो इस गैर कृषि कार्य से क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर से सामान बनने लगे, तो सामान का अदला बदली होने लगा, नॉन एग्रीकल्चर। तो सरप्लस इन एग्रीकल्चर, ड्यू टू सरप्लस इन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर वर्क वेयर स्टार्टेड, क्राफ्ट वेयर डेवलप्ड, तो शिल्प का निर्माण हुआ। अब वस्तु विनिमय होने लगा, बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, वस्तु विनिमय प्रारंभ हो गया, बार्टर सिस्टम वाज स्टार्टेड। वस्तु विनिमय, ये वस्तु विनिमय किसी प्लेस विशेष में होने लगा, तो हाट सिस्टम डेवलप हो गया, हाट प्रणाली का विकास हो गया, हाट प्रणाली का विकास हो गया, हाट सिस्टम डेवलप हो गया। वस्तु विनिमय स्थान भी, इसको साप्ताहिक बाजार करते हैं, वीकली मार्केट करते हैं, हाट प्रणाली को वीकली मार्केट करते हैं। और यही हाट सिस्टम, वीकली मार्केट जब परमानेंट मार्केट में बदल गया, अस्थाई बाजार में बदल गया, तो इसी को शहर कहा गया, इसी को शहर कहा गया। अस्थाई बाजार इनको ही शहर कहते हैं, शहर कहते हैं। इट इज कॉल्ड टाउनशिप। तो शहरीकरण एक प्रक्रिया है, अचानक से नहीं आ जाता है। अब फिर शहर के लिए क्या, व्यापार वाणिज्य जरूरी है, व्यापार वाणिज्य खत्म हो जाएगा, शहर खत्म हो जाएगा, फिर से गांव आ जाएगा, तो वही उत्तर हड़प्पा है। पहले नवपाषाण में खेती किया गया, नवपाषाण में खेती किया गया, खेती ने क्या किया, अस्थाई जीवन दिया। इससे क्या हुआ, गांव का विकास हुआ। फिर गांव का विकास के बाद ये धीरे धीरे शहर का विकास हुआ, और शहर के लक्षण, आरंभिक लक्षण दिखते हैं, फिर पूर्ण विकसित लक्षण दिखते हैं, फिर उत्तर हड़प्पाकालीन में फिर से गांव आ जाते हैं, चलिए, तो इतना याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ, ये मैप एकदम दिमाग में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ, पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ, ये वाला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हुआ। इसका क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई देखिएगा, उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण कम लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कम है, 1100 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई ज्यादा है, 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। क्लियर। और आकृति देख ही रहे हैं कि लगभग त्रिभुजाकार आकृति में, ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार। इतना पॉइंट आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल
12,99,600 किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। आकृति त्रिभुजाकार है। ये सारा पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल होगा समर्पण जीएस टेलीग्राम चैनल पर भी। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध होगा, साथ ही साथ इसके साथ स्टडी मटेरियल उपलब्ध होंगे, साथ ही साथ इसकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा। सबसे उत्तरी स्थल क्या था? मांडा। मांडा उत्तरी स्थल था, किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे था। चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल मांडा। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका-गेंडोर है, यह दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी किनारे, दास्क नदी के किनारे। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा बैमाबाद नहीं है, यहाँ दैमाबाद है। दैमाबाद, दैमाबाद, तो दैमाबाद है। भगतराव, तो कुछ लोग मानते हैं सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद को, दैमाबाद को सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद को मानते हैं कुछ लोग मानते हैं कि दैमाबाद, महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल है। और ये जो प्रवरा नदी के किनारे है, गोदावरी की एक शाखा प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद की बात बोला जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भगतराव है, कच्छ के रण में नहीं, जो ये भगतराव जो एरिया है महाराष्ट्र क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में भगतराव स्थल है। और सबसे पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर आता है। दिमाग में बैठा लीजिए, नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। वेस्टर्न मोस्ट इज सुतका-गेंडोर इन बलूचिस्तान। ईस्टर्न मोस्ट इज आलमगीरपुर और हुलास इन उत्तर प्रदेश, मेरठ डिस्ट्रिक्ट। एंड साउदर्न मोस्ट इज आइदर दैमाबाद और भगतराव। एक्चुअली देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन दिया था जिसमें दैमाबाद नहीं है, ऑप्शन में भगतराव था, तो आंसर भगतराव हो गया। हाँ, अब बीपीएससी में पूछता है सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी पूछेगा, दोनों रहेगा तब दैमाबाद दीजिएगा। अगर ऐसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी स्थल है, तो दक्षिणी दोनों है, तो वहाँ ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना, एकदम दिमाग बैठा लीजिए। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, दक्षिणी में दैमाबाद या भगतराव, पूर्वी में आलमगीरपुर या हुलास, और पश्चिमी में सुतका-गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अब देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? पहला तो है कि ये आद्य ऐतिहासिक है। प्रोटो हिस्टोरी का मतलब क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरी का मतलब होता है प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो पढ़ा नहीं जा सका। एक पॉइंट याद रखिएगा कि वी हैव रिटन एविडेंस बट वी आर अनेबल टू रीड, दैट इज इट इज प्रोटो हिस्टोरिक। ये क्या है? शहरी सभ्यता है, इट इज अर्बन सिविलाइजेशन। यह शहरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। यह ब्रॉन्ज एज्ड है, कांस्य युगीन है, ब्रॉन्ज एज्ड। यह कांस्य युगीन है, यानी कांसा बनाना जानते थे, तांबा में टीन मिलाने से कांसा बनता है, यह कांस्य युगीन है, यानी मेटलर्जी धातु कर्म का विकास हो गया था। इस सभ्यता में नगर नियोजन पाया गया, यानी कि शहर जो थे वो सामान्य शहर नहीं है, ये शहर जो है वो शहर कैसे शहर है? तो शहर याद रखिएगा नियोजित शहर थे, तो नगर नियोजन इसकी विशेषता है। और ये सोसाइटी कैसी है? तो मैटरनल सोसाइटी है, तो ये मातृसत्तात्मक समाज है, मातृसत्तात्मक समाज। क्लियर? तो मातृसत्तात्मक समाज है, यानी कि नारी की मूर्तियां सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं, नारी से संबंधित सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। इसी से पता चलता है कि यह जो है मातृसत्तात्मक था। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो प्रमुख विशेषता में पहला तो यह आद्य ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, दैट मीन्स कि वी हैव रिटन एविडेंस बट वी आर अनेबल टू रीड। प्रोटो हिस्टोरिक यह शहरी है कि शहर, सिंधु घाटी सभ्यता में शहर प्राप्त होते हैं। 6 प्रमुख बड़े बड़े शहर थे, या कहीं कहीं 7 बड़े बड़े शहर है। ये कांस्य युगीन है, कांसा का प्रयोग करना जानते थे। यह नगर नियोजन, प्लांट टाउनशिप का कॉन्सेप्ट इसमें है, नगर नियोजन। और ये मातृसत्तात्मक है, यानी कि इसमें नारी प्रधान समाज है, नारी प्रधान समाज है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट और हड़प्पन फेमस साइट्स। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन स्थल हैं? पहली बात तो याद रखिएगा इस सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक है। तो इस सभ्यता में याद रखिएगा
अफगानिस्तान में सोर्तुगई और मिंडीगाक 2 स्थल हैं अफगानिस्तान में। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर 2 प्रमुख स्थल है। ऐसे तो बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन 2 प्रमुख स्थल मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर इन अफगानिस्तान सोर्तुगई एंड मुंडीगाक, इन बलूचिस्तान मेहरगढ़ एंड सुतका गेंडोर। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती की गई और सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है जहां जो बंदरगाह स्थल भी है। सिंध में बहुत सारे स्थल हैं जिसमें प्रमुख है मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, आमरी, रानागुंडई। आमरी की चर्चा आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा, उसमें भी आमरी की चर्चा मिलती है। तो मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, आमरी और रानागुंडई ये प्रमुख स्थल हैं सिंध क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में गनेरीवाल है। इसी में बहावलपुर भी एक जगह, बहावलपुर या कुडवाला थेर, बहावलपुर, कुडवाला थेर, गनेरीवाल, ये स्थल पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में है। पंजाब में भारत के पंजाब में रोपर है और पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है। इन द पंजाब ऑफ इंडिया रोपर, इन द पंजाब ऑफ पाकिस्तान हड़प्पा। हरियाणा में स्थल है बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल। कुनाल के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। चांदी का मुकुट यहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से? कुनाल से प्राप्त होता है। कुनाल से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। कुनाल से चांदी का मुकुट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, सबसे उत्तरी स्थल यही है जम्मू कश्मीर में, मांडा। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आलमगीरपुर हुलास। राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात का 2 भाग है, उस पर भी हम लोग आते हैं। गुजरात का 2 भाग है, एक काठियावाड़ है, देखिए काठियावाड़, उसको महाराष्ट्र में है देमाबाद। इसको थोड़ा सा मैप पे समझ लेंगे ना तो सुविधा हो जाएगी आप लोगों को। एकदम मैप से दिमाग में बैठा लीजिए, मैप से दिमाग में बैठा लेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसमें याद रखेंगे कि स्थल के बारे में कि एक तो हो गया यहाँ से आते हैं तो मेहरगढ़, देखिए पहली बात तो अफगानिस्तान में सोर्तुगई मुंडीगाक, दूसरा बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर, तीसरा मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, आमड़ी, रानागुंडई। तो ये सब जो स्थल है सिंध में। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में गनेरीवाल है, चौथा सबसे बड़ा स्थल गनेरीवाल है। इसके बाद पंजाब में यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ रोपर है, पाकिस्तान में हड़प्पा, आप भारत में रोपर। ऊपर जाइए तो सबसे ऊपर मांडा, इसके बाद हरियाणा में आइए तो बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, और उसके बाद आइए अब गंगा यमुना क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आलमगीरपुर हुलास। राजस्थान में कालीबंगा। अब बच गया गुजरात और महाराष्ट्र में एक ही स्थल है देमाबाद। अब जो गुजरात वाला एरिया है इसका 2 पार्ट है, एक है कच्छ का रण, इसमें है आपका देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटरा। ये 3 स्थल जो है ना, ये 3 स्थल जो है वो कच्छ के रण में है। और काठियावाड़ वाले क्षेत्र में लोथल है, रंगपुर है, प्रभास पाटन है और भगतराव है। ये सारे स्थल जो है भगतराव है। यानी कि गुजरात के 2 भाग हैं, कच्छ का रण है, काठियावाड़ का क्षेत्र है। कच्छ के रण में देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटरा है, और यहाँ जो काठियावाड़ का क्षेत्र है इसमें लोथल, रंगपुर, भगतराव, प्रभास पाटन ये सब स्थल हैं। क्लियर? तो यही ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल है। कौन स्थल कहाँ प्राप्त होता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे गुजरात। अच्छा, ये हो गया, ये अभी मैंने बता दिया था, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक कच्छ के रण में, काठियावाड़ में। कच्छ के रण में कौन कौन है? देसलपुर है, सुरकोटरा है, धौलावीरा है। देसलपुर, अच्छा सुरकोटरा में याद रखिएगा, जनरली घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में जनरली नहीं पाया जाता है। तो हॉर्स वाज नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली, बट द फॉसिल्स ऑफ हॉर्स बोन्स ऑफ हॉर्स वेयर फाउंड इन सुरकोटरा। तो सुरकोटरा में घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं, और धौलावीरा से एक शिलपट प्राप्त होता है, लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख टाइप का। रंगपुर, लोथल,
भगतराव सबसे दक्षिणी स्थल भगतराव को भी माना जाता है। मालवन आज का सूरत है और प्रभास पाटन आज का सोमनाथ है। तो ये प्लेसेस जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में प्राप्त होते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की मानव प्रजातियां पाई जाती हैं। देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीसीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे वेर कॉल्ड द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। एक तो द्रविड़ है, फिर है भूमध्य सागरीय है, और भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, प्रोटो अल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो ऐसे तो बहुत सारी मानव प्रजातियां हैं, लेकिन 5 मानव प्रजातियों को सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता मानव प्रजाति कहा जाता है। द्रविड़, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन एंड प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देयर वर मेनी ह्यूमन स्पीसीज, बट 5 ह्यूमन स्पीसीज were called the founder of Indus Valley civilization, creator of Indus Valley civilization, in which most of the human species of Mediterranean, इसमें अधिकांशतः भूमध्य सागरीय हैं। तो सबसे ज्यादा मानव प्रजाति कौन सी है? तो भूमध्य सागरीय है। सबसे ज्यादा मानव प्रजाति कौन सी है? भूमध्य सागरीय है। क्लियर। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी कि यहाँ के जो शहर थे वो प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। तो शहर के कुछ लक्षण हैं जिसको आप अपने दिमाग में बैठाइए। पहली बात तो ये कि प्लान टाउनशिप के अंतर्गत है कि अनेक शहरी केंद्र प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक शहरी केंद्र प्राप्त होते हैं। शहरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। शहरों में सड़कों का, यह शहरों का जाल नहीं होगा, यह होगा सड़कों का जाल बिछा हुआ था, सड़कों का जाल। तो नेटवर्क ऑफ रोड्स वेयर फाउंड इन टाउनशिप। तो शहर में सड़कों का जाल, जिसमें मुख्य मार्ग जो होता था, मेन जो रोड होता था वो नॉर्थ टू साउथ होता था, उत्तर से दक्षिण होता था। मेन रोड जो होता था उत्तर दक्षिण होता था, उत्तर दक्षिण मेन रोड होता था, और अदर रोड होता था, दूसरे रोड जो होते थे वो पूरब पश्चिम होते थे, पूरब पश्चिम होते थे। शहर को 2 भागों में बांटा गया था। टाउनशिप वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो 2 भाग में, एक दुर्ग होता था, एक निचला शहर होता था। याद रखेंगे, पश्चिम में दुर्ग होता था और पूर्व में निचला शहर होता था, और दक्षिण में कब्रिस्तान जनरली पाया जाता था, दक्षिण में कब्रिस्तान पाया जाता था। एकदम एक एक पॉइंट याद रखते जाइए। शहर नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। शहर को प्लानिंग के तहत बसाया गया था। शहर में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। शहर जनरली 2 भागों में बटे होते थे। पूर्व में निचला शहर होता था, पश्चिम में दुर्ग होता था। निचला शहर मतलब कि उसमें किलाबंदी नहीं होती थी, पश्चिम में किलाबंदी होती थी, वो पूर्व में दुर्ग होता था। फोर्ट इन वेस्ट एंड लोअर टाउनशिप इन ईस्ट एंड ग्रेवयार्ड वेयर फाउंड इन साउथ। दक्षिण में कब्रिस्तान प्राप्त होते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो उपयोगितावादी थे। उपयोगितावादी का मतलब क्या है कि अलंकरण का अभाव, लैक ऑफ डेकोरेशन। जनरली जो शहर बना था, शहर में जो घर बने हुए थे, घर में किसी प्रकार का डेकोरेशन नहीं होता था, एकदम डब्बा की तरह होता था। 2 मंजिला मकान होता था, 2 मंजिला मकान होता था। ईंटों का जो प्रयोग होता था, तो ईंटें 4:2:1 में होती थी, यानी 2.5 सेंटीमीटर अगर मोटाई है तो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर लंबाई है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ईंटें एकदम सादा ईंटें होती थी, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। तो ये गलियों में दरवाजे खुलते थे, दरवाजा रोड पर नहीं खुलता था। हाँ, अपवाद है लोथल। लोथल का शहर देखिए, जनरली शहर जो होता था वो समलंब आकार का होता था, समलंब आकार का होता था, जिसका 2 भाग है। पश्चिम में दुर्ग है और पूर्व में निचला शहर है, पूर्व में निचला शहर है। और जनरली क्या होता था कि ये लोग इसी शहर में कब्रिस्तान जो बनाते थे वो साउथ में बनाते थे। कब्रिस्तान साउथ में होता था, ठीक है। लेकिन अपवाद और क्या था, डेकोरेशन वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन लोथल का शहर जो है वो आयताकार प्राप्त होता है, आयताकार प्राप्त होता है। और लोथल में किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। धौला, तो लोथल का शहर आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है। धौलावीरा के बारे में याद रखिएगा। धौलावीरा में शहर 3 भाग में बटा हुआ है, यानी बीच में एक अलग भाग है। और कालीबंगा में याद रखिएगा, कालीबंगा में जो फोर्ट नहीं मिलता, किला नहीं मिलता है। तो और कालीबंगा में एक और चीज याद रखिएगा, इसमें अलंकृत ईंटें मिलती है। कालीबंगा में एक फर्श में अलंकृत ईंटें मिलती है। डेकोरेटेड ब्रिक्स वेयर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ कालीबंगा में एक ये मिलता अलंकृत ईंटें। ये नगर नियोजन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रशासन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का प्रशासन था, इसमें विद्वानों में मतभेद है। ज्यादातर लोग मानते हैं
कि देखिए शुरू में मतलब हंटर महोदय ने माना कि जनतांत्रिक पद्धति है, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मैके मानते हैं, मैके के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। यहाँ पर याद रखिएगा पिगट मानते हैं कि पुरोहितों का शासन था, पुरोहितों का शासन। हालांकि यहीं पे याद रखिएगा सर जॉन मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल ने दोनों माना है। सर जॉन मार्शल ने भी माना है, इन्होंने भी प्रतिनिधि मूलक भी बोलते हैं, जनतांत्रिक भी बोलते हैं, सर जॉन मार्शल का जो स्टेटमेंट है। हालांकि पिगट से बहुत बार क्वेश्चन हुआ है। पिगट बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किसका शासन था? पुरोहितों का शासन। प्रीस्ट लोग शासन करते थे, मॉन्क शासन करते थे, पुरोहित लोग शासन करते थे, पुजारी लोग शासन करते थे। पुजारियों का शासन ये पिगट मानता है। अच्छा, पिगट का एक स्टेटमेंट और है। पिगट बोलता है कि पुरोहितों का शासन था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी 2 राजधानियां थी और सर्वमान्य विचारधारा है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रूल ऑफ द क्राफ्टर्स एंड ट्रेडर्स। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर पाए गए, शहर नियोजित शहर थे और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन के बारे में बोला जाता है कि यहाँ शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हंटर के अनुसार डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक, मैके के अनुसार प्रतिनिधिमूलक, पिगट के अनुसार पुरोहितों का शासन। लेकिन सर्वमान्य विचारधारा यही है क्योंकि व्यापारी लोग का शिल्पी का साक्ष्य ज़्यादा मिला है। क्या मिला है? मूर्तियाँ मिली हैं, मुहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि शिल्पी और व्यापारी लोग शासन करते होंगे। जैसे मन कर रहा था वैसे चला रहे थे। इसके बाद चलते हैं सामाजिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, प्रोटो हिस्टोरिक है, इसीलिए बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास जानकारी नहीं प्राप्त होती हैं। और यहाँ याद रखेंगे फिर भी हम लोगों ने जो जो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी एज्यूम्ड, हम लोगों ने इसके बारे में अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है? कि समाज में 4 वर्ग होंगे। देयर वेर 4 क्लासेस इन सोसाइटी। क्या है? पश्चिम में दुर्ग है तो योद्धा वर्ग मतलब शासक वर्ग होगा। लिपि मिला है, लिपि मिला, हालांकि पढ़ नहीं पाए हैं तो विद्वान वर्ग होगा। मुहरें मिली हैं, बंदरगाह स्थल मिले हैं, ये मूर्तियां मिली हैं जो बताता है कि व्यापारी लोग होंगे। इसके अलावा चूंकि खेती का साक्ष्य मिला है तो यानी श्रमिक मजदूर भी होंगे, श्रमिक भी होंगे, कृषक श्रमिक भी होंगे। तो ये 4 वर्ग समाज में थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये जो था मैटरनल सोसाइटी था, तो मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि जो माताएं शासन, नारी का शासन था, तो ये यहाँ से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, शांति प्रिय थे। तो शांति प्रिय मतलब पीसफुल थे। तो कैसे पता चलता है पीसफुल थे? तो लैक ऑफ वॉर इंस्ट्रूमेंट, युद्ध उपकरण। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई ऐसा हथियार नहीं मिला है जिसको कि युद्ध का उपकरण कहते थे, तो युद्ध उपकरणों का अभाव। उसके बाद है क्या? सौंदर्य प्रसाधनों का ये लोग प्रयोग करते थे, आभूषण का प्रयोग करते थे। दे यूजेज कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स, आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्टोन ऑर्नामेंट्स वेयर कॉल्ड मनका, मनका बोलते थे, पत्थर के उपकरण को मनका बोलते थे। मनका का कारखाना मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है और चान्हू से मिला है, लोथल और चान्हू से। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये लोग काजल का प्रयोग करते थे, ये लोग लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से काजल का साक्ष्य मिला है, काजल का साक्ष्य मिला है, और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है चान्हू से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है चान्हू से। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो दफनाया भी जाता था। देखिए पूर्ण समाधान, कंप्लीट बरियल सिस्टम, अंत्येष्टि संस्कार है ये सिमेट्री सिस्टम जो बोलते हैं उसको, अंत्येष्टि संस्कार मतलब कि जो फ्यूनरल सिस्टम बोलते हैं ना, फ्यूनरल सिस्टम में क्या होता है? दाह संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार को मतलब मानव जब मर जाता है तो उसका जो रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करते हैं या उसको दफनाते हैं, इसी को अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत 3 पार्ट है। एक पूर्ण समाधान है, कंप्लीटली ये कर दिया जाता था, कंप्लीटली दफना दिया जाता था। फिर आंशिक समाधान है, कुछ दिन खुले में छोड़ दिया, जब चील कौवा खा गया शरीर को फिर दफनाया जाता था, आंशिक समाधान है। और फिर फ्यूनरल सिस्टम, यानी कि ये कंप्लीट बरियल सिस्टम, पार्शियल बरियल सिस्टम और ये है फ्यूनरल सिस्टम। तो तीनों सिस्टम था, यानी किसी धर्म का व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि हमारे धर्म के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में हो गए। मुसलमान और ईसाई में दफनाया जाता पूर्ण समाधान। वो पारसी लोग क्या करते? आंशिक समाधान, मतलब वो लोग क्या करते? कुछ दिन खुले में छोड़ देते। बम्बई में एक जगह है जहाँ
लटका के छोड़ देते हैं, चील कौवा खा जाता है, जब मांस खा जाता है तब उसका करते हैं। मतलब मरने के बाद भी शरीर काम आ गया, और उसके बाद दाह संस्कार, हिंदू जला देता है, दाह संस्कार कर देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है वो देखिएगा एक तरह से समता मूलक है। हालांकि साक्ष्य मिलते हैं लेकिन कहीं भी भेद का साक्ष्य नहीं मिलता। एक ही तरह का घर है, एक ही तरह का, कहीं से ये नहीं पता चलता कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेद होगा। समता मूलक समाज है, आदिम समाज है, शांति प्रिय समाज है। हालांकि स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मनका बनाने का कारखाना, जो स्टोन ऑर्नामेंट को मनका बोलते थे, पत्थर के आभूषण को मनका बोलते थे। मनका बनाने का कारखाना मोहनजोदड़ो और ये चान्हूदरो और लोथल से मिला है। लोथल और चान्हूदरो से प्राप्त होता है। चान्हूदरो से मनका बनाने का कारखाना लोथल और चान्हूदरो से प्राप्त होता है। क्लियर। और हड़प्पा से काजल का साक्ष्य मिला है, और लिपस्टिक का साक्ष्य चान्हूदरो से मिला है, चान्हूदरो से मिला है। और सामाजिक स्थिति के बाद आते हैं आर्थिक स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो उनका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। ये लोग रब्बी फसल की खेती करते थे। रब्बी फसल, रेन बिफोर कटाई, ऐसे करके याद कीजिएगा, याद करना आसान हो जाता है। रब्बी फसल मतलब जाड़ा में बोया जाता था और मार्च अप्रैल में काटा जाता था। सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता था, मार्च अप्रैल में काटा जाता था। रब्बी फसल की खेती ये लोग करते थे। स्पेशली रब्बी फसल यानी गेहूँ, जौ मेनली है। हालांकि धान का भी कुछ साक्ष्य मिला है। अब इसी में याद रखिएगा कि सबसे प्रमुख फसल जो थी, मुख्य फसल जो थी, वो जौ गेहूँ थी। इनको जानकारी थी लेकिन प्रचलित फसल नहीं था धान। और याद रखेंगे रागी के फसल की जानकारी इनको नहीं थी। रागी के फसल की इनको जानकारी नहीं थी। ये कृषि कार्य जो करते थे पत्थर और कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। अच्छा, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले कपास की खेती सिंधुवासियों ने किया था। कपास की खेती सिंधुवासियों ने किया था। अब देखिए, जब आर्थिक स्थिति करते हैं तो आर्थिक स्थिति में कृषि और पशुपालन की बात करेंगे तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां मिली हैं, आइडल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा वो वृषभ के आइडल्स मिले हैं। यानी बैल की वृषभ, बैल की मूर्तियां सबसे ज़्यादा मिली है। और एक पॉइंट आश्चर्य लगेगा, गाय की मूर्तियां नहीं मिली, लेकिन बिना गाय के बैल कहाँ से आएगा। इसीलिए याद रखिएगा गाय था लेकिन गाय की मूर्तियां नहीं मिली है। मूर्तियां मेनली मिलती हैं, बैल की मूर्तियां मिली हैं। इसी आधार पर कुछ लोग बोलते हैं बैल को पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। धान की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे। हालांकि धान प्रचलित फसल नहीं था। प्रचलित फसल था जौ और गेहूं। धान की खेती ये लोग करते थे, प्रचलित फसल नहीं था। धान का साक्ष्य जो मिला है रंगपुर और लोथल से मिला है। रंगपुर और लोथल से धान का साक्ष्य मिला है। ये एक पॉइंट याद रखना है। रागी की खेती ये लोग नहीं करते थे। रागी एक मोटा अनाज है जो दक्षिण भारत में होता है, महापाषाण काल से संबंधित है, मेगालिथ कल्चर से संबंधित है। इसकी खेती सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं करते थे। और कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती की, इसीलिए कपास को सिंडन कहा जाता है। कपास को सिंडन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी। वाणिज्य व्यापार में याद रखेगा आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों विकसित अवस्था में था। दोनों विकसित अवस्था में था, आंतरिक भी बाह्य भी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें मिली हैं। वी हैव गॉट सील्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहरें मिली हैं जो बताता है कि व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकसित था। मुद्रा के रूप में नहीं भी करेंगे तो व्यापारी लोग इसको अपने वस्तु के पहचान के रूप में करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि ये कॉइन की तरह था, मुद्रा की तरह था। सिंधु घाटी सभ्यता से अभिलेख का साक्ष्य मिला। अच्छा, अभिलेखीय साक्ष्य याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में एक स्थल है। मेसोपोटामिया में एक स्थल है, मेसोपोटामिया में अक्काड़ एक स्थल है। अक्काड़ में सारगोन शासक था। सारगोन, अक्काड़ के शासक एक सारगोन है। सारगोन का एक अभिलेख प्राप्त होता है। सारगोन का एक, अक्काड़ का एक शासक है सारगोन। मेसोपोटामिया में अक्काड़ जगह है, वहाँ का शासक सारगोन है। इसका एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जहाज 3 स्थलों पर रुकते थे। कहाँ कहाँ? दिलमुन, माकन और मेलुहा। याद रखिएगा, दिलमुन, माकन और मेलुहा। तो दिलमन का पहचान किया गया बहरीन द्वीप से। बहरीन द्वीप कहाँ है? फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप है। माकन की पहचान किया गया मकरान तट से।
मकरन कोस्ट से। और मेलुहा की जो पहचान किया गया है, मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है मेलुहा। तो यानी कि मेसोपोटामिया के से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि वाणिज्य व्यापार होता था। इसके अलावा याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की मोहरें कालीबंगा से भी मिली हैं और फारस की मोहरें लोथल से भी मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि विदेश व्यापार भी काफ़ी विकसित अवस्था में था और कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात भी करते थे। जैसे सोना चांदी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था, सोना चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे, टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से मंगाते थे, कीमती पत्थर दक्षिण भारत से मंगाते थे। हाँ, ये एक चीज़ याद रखिएगा, लाजवर्द मनी, लाजवर्द मनी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाजवर्द मनी, लैपिस लेजुली, लाजवर्द मनी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैपिस लेजुली, लैपिस लेजुली। मूवी अगर देखे होंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो तो बोलता है ना कि 6 लाजवर्द चाहिए, बोला 3 वो लाजवर्द मिलेगा तब पूरा गेहूं दे दो। तो वो जो लाजवर्द है, लाजवर्द कीमती पत्थर होता था। लाजवर्द मनी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मनाया जाता था? बदखसा से मंगाया जाता था। बदखसा अफगानिस्तान का एक स्थल है, अफगानिस्तान के बदखसा से, अफगानिस्तान के बदखसा से प्राप्त करते थे। किसका? लाजवर्द मनी प्राप्त करते थे, लाजवर्द मनी। क्लियर? इतना पॉइंट आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो अब देखिए, व्यापार वाणिज्य विकसित अवस्था में था तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ बंदरगाह स्थल भी मिले हैं। गुजरात में मिला है लोथल, रंगपुर, प्रभास, पाटन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लोथल, लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था, ज्वारीय बंदरगाह था, ज्वारीय बंदरगाह। लोथल वाजा टाइडल पोर्ट, लोथल वाजा टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, लोथल ज्वारीय बंदरगाह था। टाइडल पोर्ट का क्या मतलब है? तो टाइडल पोर्ट का मतलब है कि जब टाइड्स उठता था तो जहाज आ जाता था, फिर टाइड्स उठता था तब जहाज जाता था, तब तक वहीं पड़ा रहता था। तो जमीन पर पड़ा ना रहे उसके लिए डॉकयार्ड बना दिया गया था, गोदीबाड़ा बना दिया गया था। यानी गोदीबाड़ा बताए थे ना, लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त होता है, जहाज रखने की जगह को गोदीबाड़ा कहते हैं। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा बोलते हैं जहाज रखने के स्थल को, गोदीबाड़ा। इसको डॉकयार्ड बोलते हैं, डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड कहाँ से मिलता है? लोथल से प्राप्त होता है, लोथल से डॉकयार्ड प्राप्त होता है। क्लियर? और एक चीज और याद रखिएगा, लोथल ज्वारीय बंदरगाह था और लोथल वर्षा के सीजन में बंद हो जाता था, सालों भर जो खुला रहता था। बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर बंदरगाह सालों भर खुला रहता था। इसके अलावा बालाकोट और अल्लादीनो भी अन्य बंदरगाह स्थल थे, बंदरगाह स्थल थे। इसका सिंधु लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत सिंधु लिपि है, सिंधु स्क्रिप्ट है। कुछ अभिलेख हम लोगों को प्राप्त होता है, इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहर मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहर जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है। मोहरें, सील्स, मैक्सिमम सील्स वेर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो और मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन बेस्ड सील्स, सील्स विथ इंस्क्रिप्शंस वेर फाउंड इन हड़प्पा, हड़प्पा में प्राप्त होता है। सिंधु लिपि के बारे में याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को वास्त्रोफेदम लिपि भी कहा जाता है, वास्त्रोफेदम। और वेडन ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, हालांकि पढ़ नहीं पाए। और मजूमदार सर ने, मजूमदार साहब ने इसको गोमूत्री लिपि भी कहा है, गोमूत्री लिपि भी कहा है, गोमूत्री लिपि भी कहा है। क्लियर? याद रखिएगा, 1853 से 1923 तक में सिंधु लिपियां प्राप्त होती हैं। लगभग 2500 सिंधु लिपि प्राप्त होता है, लगभग 2500 मुहरें प्राप्त होती हैं। इस मुहरों पर 2500 मुहरों पर 64 मूल चिन्ह प्राप्त होते हैं और 250 से 400 अक्षर प्राप्त होते हैं, 400 अक्षर प्राप्त होते हैं। ये अधिकांशतः सेलखड़ी की मुहरों पर प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहरें मिली हैं ना, मुहरें जो सील्स मिली हैं, ये सील्स सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी। और सेलखड़ी को इंग्लिश में सेलखड़ी बोलते हैं, सेलखड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेटाइट, एस्टेटाइट। अच्छा, याद रखेंगे सेलखड़ी क्या है? मुलायम पत्थर था, सेलखड़ी मुलायम पत्थर था। याद रखेंगे, सेलखड़ी मुलायम पत्थर था, सेलखड़ी मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी या एस्टेटाइट की मुहरें सबसे ज़्यादा मिलती हैं। जैसे क्वार्टजाइट का पत्थर था ना, सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था, वैसे यहाँ पर मुहरें मिली थी सेलखड़ी की। अधिकांशतः मुहरों पर ही सिंधु लिपि प्राप्त होती है। सिंधु लिपि को वास्त्रोफेदम लिपि भी कहते हैं, इसी को चित्राक्षर लिपि बोलते हैं, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बोलते हैं, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट।
तो इसको पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बोलते हैं, चित्राक्षर लिपि बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि भी बोला जाता है। तो पिक्टोरियल इंस्क्रिप्शन है सिंधु लिपि। इसमें 64 मूल चिन्ह है। चिन्ह में पिक्चर बना के, चित्र बना के और 250 से 400 अक्षर वेडेन ने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था। मजूमदार साहब ने इसको गोमूत्री लिपि कहा, क्योंकि ये देखिए हिंदी जो लिखते हैं आप बायां से दायां चलता है, और उर्दू जो लिखते हैं वो दायां से बायां चलता है, लेकिन ये बायां से दायां, दाएं से बायां, बायां से दायां, दाएं से बायां, इस तरह से चलता था, यानी दोनों का मिक्सचर था। इसी को गोमूत्री लिपि कहा है मजूमदार ने। और ऐसे वास्त्रोभेदम लिपि इसी को बोलते हैं, इसी को भाव चित्रात्मक लिपि भी बोलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत मृण्मय मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, टेराकोटा फिगरिन्स हैं, टेराकोटा फिगरिन्स। मिट्टी की मूर्तियों को, पकी मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा फिगरिन्स बोला जाता है। टेराकोटा फिगरिन्स से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में पाशुपति शिव की एक मूर्ति मिलती है, मृण्मय मूर्ति मिलती है, नहीं मृण्मय मूर्ति, ये याद रखिएगा, मृण्मय मूर्तियाँ या चित्र हैं, तो ये मोहर पर मिला है ना, ये तो आप लोग को दिखाया था मैंने कि पाशुपति शिव का एक योगी की मुद्रा में व्यक्ति बैठा हुआ है, चारों ओर पशु है, इसी को पशुपति शिव बोलते हैं। इसी को सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा है। सर जॉन मार्शल कॉल्ड हिम इनिशियल शिवा, आद्य शिव कहा है। पशुपति शिव को आद्य शिव कहा है। आइए, पशुपति शिव की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। एक श्रृंगी पशु का चित्र सबसे ज्यादा मिलता है, और कुबर वाला सांड का जो मूर्तियां अधिक मिलती हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, टेराकोटा फिगरिन्स जब ह्यूमन बीइंग का होता था वो सॉलिड होता था, और जब टेराकोटा फिगरिन्स एनिमल का होता था तो वो खोखला होता था, हॉलो होता था, उसमें हॉलो होता था। मतलब अभी भी नहीं देखते हैं, जो पशु की मूर्ति रहती है उसको पैसा रखने के लिए डेवलप करते हैं, वो के रूप में विकसित करते हैं। चलिए, मृण्मय मूर्तियां हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की बात करेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की पूजा, जनरली प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हालांकि याद रखिएगा प्रकृति पूजक मतलब क्या है? ये वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, तो इनका सबसे पवित्र वृक्ष है, सबसे पवित्र वृक्ष है। एक चीज याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया गया। स्वास्तिक चिन्ह का स्वास्तिक चिन्ह सूर्य की पूजा का प्रतीक है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र वृक्ष था पीपल और बबूल, पवित्र पक्षी था बत्तख, पवित्र पशु था सांड मतलब कुबर वाला सांड, और एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न। ठीक है। इसके अलावा मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट है। मातृदेवी की मूर्तियां, चूंकि पुरुषों की तुलना में इंस्टीड ऑफ मतलब कि कंपैरेटिवली टू मेन वीमेन टेराकोटा फिगरिन्स वेर फाउंड मोस्टली, सो वी एज्यूम दैट जो मदर गॉडेस वेर फाउंड, मतलब कि मातृदेवी प्राप्त होती हैं। और पाशुपति शिव को ही मार्शल ने आद्य शिव कहा था। तो धार्मिक जीवन सरल है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा विभाजन नहीं है, ये याद रखेंगे। प्रकृति पूजक हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से ये पॉइंट एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम प्रयोग हुआ था कपास का, चांदी का, स्वास्तिक चिन्ह का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास का प्रयोग किया था। चांदी प्राप्त होती है, चांदी का बना हुआ सामान सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। और स्वास्तिक चिन्ह, अभी मैंने बताया था स्वास्तिक चिन्ह, ये ब्लैक नहीं रेड होता है जनरली, तो देखिएगा स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने किया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दे वेर अननोन टू सम थिंग्स, वे लोहा की जानकारी नहीं थी, घोड़ा की जानकारी नहीं थी, और रागी फसल की जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, घोड़ा की जानकारी नहीं थी, रागी की जानकारी नहीं थी। एक ही वीडियो में सारा पॉइंट में डाल दे रहा हूं। पहले आप लोग
स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिएगा। स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद तब वीडियो देखिएगा और मज़ा आएगा। एक बार आप देख लिए, अब स्टडी मटेरियल पढ़िए और स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद तब क्या कीजिए, तो स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, समर्पण जीएस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि और तब पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट दिमाग में जाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, और इस सभ्यता के पतन के बाद पतन हो गया, और इस सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन ये सभ्यता का पतन नहीं था। लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, बट इट वाज नॉट द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इट वाज डिक्लाइन ऑफ इट्स अर्बन फेज। इसके शहरी चरण का पतन हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी अनेक, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी अनेक ग्रामीण सभ्यताएं, ग्रामीण संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, जिसको उप सिंधु संस्कृति बोलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर खत्म हो गए। आज शहर कैसे खत्म हो गए? मोहनजोदड़ो फिल्म आप लोगों ने देखा था, बाढ़ आया और शहर खत्म हो गया। तो हर जगह के पतन का अलग अलग कारण था। कुछ जगह पर बाढ़ था, कुछ जगह पर बाढ़ था, कुछ जगह पर बाहरी आक्रमण को भी लोग मानते हैं, कहीं जलवायु परिवर्तन को भी मानते हैं, प्राकृतिक आपदा को भी कुछ लोग मानते हैं, और प्रशासनिक शिथिलता। यहाँ कुछ पॉइंट से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का अंत कैसे हुआ। तो मार्शल मैके और राव मानते हैं कि पतन जो हुआ बाढ़ से हुआ। फ्लड वॉज द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ टाउनशिप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाह्य आक्रमण मानते हैं व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। जलवायु परिवर्तन मानते हैं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। प्राकृतिक आपदा मानते हैं KUR कैनेडी, और प्रशासनिक शिथिलता मानते हैं मार्शल। तो फ्लड, मार्शल मैके राव, फॉरेन अटैक, व्हीलर, पिगट, गार्डन चाइल्ड। आर्यों के आक्रमण से पतन हुआ, ये व्हीलर महोदय का स्टेटमेंट है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष। प्राकृतिक आपदा, KUR कैनेडी। प्रशासनिक शिथिलता, सर जॉन मार्शल। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ऑरेल स्टाइन ने देखिए 1921 में खुदाई हुई थी हड़प्पा की, 1922 में खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की, 1927 में खुदाई हुई थी सुतका गेंडोर की, और 1931 में खुदाई हुई थी चान्हू-दरो की। ये 4 प्लेस आप लोग को याद रखना चाहिए। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में। और सुतका गेंडोर की खुदाई कब हुई? तो सुतका गेंडोर की खुदाई हुई 1927 में। और चान्हू-दरो की खुदाई कब हुई? 1931 में। लोथल, कालीबंगा, ये सब 1953-54 के आसपास है। 1950s में कौन कौन है? लोथल है, रंगपुर है, कालीबंगा है, ये सब 1950s में। कालीबंगा ये सब 1950s में। 1960 से 1990 तक, 1990 तक धौलावीरा की खुदाई हुई, क्लियर। अच्छा, कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। डेड ऑफ, तो टॉम्ब ऑफ डेड, मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बेंगल्स, कालीबंगा। इसके बाद धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं। व्हाइट वेल, तो सफेद रंग का कुआं। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इस पतन के बाद कुछ उप सिंधु संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, कुछ बाद की संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इसमें है कब्रिस्तान एच संस्कृति हड़प्पा में प्राप्त होता है। झूकर झांगर संस्कृति चान्हू-दरो में प्राप्त होता है। यानी कि शहर समाप्त हो गए, लेकिन कुछ ग्रामीण लक्षण वाले क्षेत्र प्राप्त होते हैं। इन हड़प्पा, कब्रिस्तान एच कल्चर, इन चान्हू-दरो, झूकर झांगर कल्चर, इन गंगा वैली, ताम्र निधान संस्कृति, कॉपर होर्डिंग कल्चर एंड बारा कल्चर इन पंजाब। तो कम समय में ये पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने जानकारी दी, और इसको जो है और बढ़िया तरीके से, मतलब कि तब
आप कवर कर पाएंगे। जब इसके स्टडी मटेरियल को पढ़कर फिर से वीडियो को देखिएगा तो आपकी पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग आज की वीडियो में।